Good morning everyone. Myself Dr. Ekta Jha, lecturer economics in SPPG College, Pali. मुद्रा परिमाण सिद्धांत, जैसा कि मैंने आपसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, मुद्रा परिमाण सिद्धांत के दो रूप हैं। पहला रूप कौन सा था? फिशर का समीकरण, जो कि अपन ने पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज मैं आपको उसका सेकंड रूप पढ़ाऊंगी, कैम्ब्रिज के समीकरण। देखिए, कैम्ब्रिज के समीकरण, जब फिशर ने अपना समीकरण प्रस्तुत किया था, तब कैम्ब्रिज संप्रदाय के कुछ अर्थशास्त्रियों ने उसकी कटु आलोचना की थी और उन्होंने उसके समीकरण को बिल्कुल भी सही नहीं माना और उन लोगों ने अपने समीकरण को अपना एक नया समीकरण प्रस्तुत किया, जिसे हम कैम्ब्रिज के समीकरण के नाम से जानते हैं। देखिए, फिशर ने जो अपना समीकरण दिया था, उन्होंने अपने समीकरण में मुद्रा की पूर्ति को निर्धारक तत्व माना, जबकि कैम्ब्रिज संप्रदाय के जो लोग थे वह मुद्रा की पूर्ति को निर्धारक न मानकर वह मांग को अधिक महत्व देते थे। तो उन्होंने मांग तत्व को अपने सिद्धांत में प्रमुख स्थान दिया और इस मांग तत्व को लेते हुए उन्होंने अपना एक नया मुद्रा परिमाण सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे हम नगद कोष सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो कैम्ब्रिज समीकरण है वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से संबंधित है। जो अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़कर आए थे वह कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री कहलाए और उसमें से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जो अर्थशास्त्री थे उनमें से मार्शल, पीगू, रॉबर्टसन, कीन्स, ये जो अर्थशास्त्री थे ये कैम्ब्रिज संप्रदाय से अपना संबंध रखते थे, क्योंकि ये जो अर्थशास्त्री थे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़कर आए थे। इस कारण इन्हें कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है। जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे उन्होंने अपने सिद्धांत को दो तत्वों पर अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सबसे पहला है मुद्रा की मांग और दूसरा है मुद्रा की पूर्ति। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मुद्रा की मांग। जो मार्शल थे वह ये कहते थे कि जो मुद्रा की मांग है वह मुद्रा को नगद रूप में इकट्ठा करने के लिए उत्पन्न होती है। वह ये कहते थे कि हम मुद्रा को खर्च नहीं करेंगे, बल्कि मुद्रा को हम एक स्टॉक के रूप में, नगद के रूप में संचय करके रखेंगे। क्यों हम संचय करेंगे? क्योंकि अगर भविष्य में हमें कुछ परेशानी होती है तो उस मुद्रा का प्रयोग करके उस परेशानी से बच सकते हैं। इसलिए ये लोग मुद्रा को नकदी रूप में इकट्ठा करने पर विश्वास रखते थे। कौन? मार्शल संप्रदाय। वहीं पर जो फिशर थे वह मुद्रा की मांग किस लिए करते थे? उनके अनुसार मुद्रा की मांग इसलिए की जाती है वस्तुओं का विनिमय करने के लिए, वस्तुओं के लेन देन करने के लिए हम मुद्रा की मांग करते हैं। अब मैं आपको इसके दूसरे तत्व के बारे में बताती हूँ, मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति यानी इसमें जो कैम्ब्रिज अर्थशास्त्री थे वह मुद्रा की पूर्ति से ये समझते थे कि जब हम वो मुद्रा की पूर्ति से अपना अनुमान इस प्रकार लगाते थे कि जब हम मुद्रा को स्टॉक के रूप में, यानी मुद्रा को जब हम इकट्ठा कर रखते हैं तो वह हमारी मुद्रा की पूर्ति कहलाती है। और वहीं पर जो फिशर संप्रदाय के जो लोग थे, जो फिशर अर्थशास्त्री थे, वह ये कहते थे कि मुद्रा को कभी भी संचय करके नहीं रखा जा सकता है। मुद्रा को जब प्रवाह, यानी मुद्रा से जब हम विनिमय करते हैं, मुद्रा का जब हम लेन देन करते हैं, तो उस चीज को हम मुद्रा पूर्ति के नाम से जानते हैं। तो ये तो था इसका एक छोटा सा परिचय यानी इंट्रोडक्शन। अब मैं आपको कैम्ब्रिज के समीकरणों के बारे में बताऊंगी, यानी कैम्ब्रिज समीकरण जो अर्थशास्त्री कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़े हुए थे उन्होंने अपने एक एक करके अपने समीकरण को प्रस्तुत किया है और उन समीकरण को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला समीकरण जो था वो दिया था मार्शल ने। किसने दिया था? मार्शल ने अपने समीकरण में बताया कि मार्शल ने अपना समीकरण दिया है, उन्होंने मुद्रा को नकदी रूप में इकट्ठा करने के आधार पर अपने समीकरण को प्रस्तुत किया है। देखिए, सबसे पहला जो उन्होंने समीकरण प्रस्तुत किया है वो क्या है? सबसे पहला जो उसका भाग है वो है n इक्वल्स टू k y प्लस k डैश a। n इक्वल्स टू k y प्लस k
ए। अब मैं आपको यहाँ पे पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि एम क्या है। एम जो है वह आपकी मुद्रा की मात्रा, यानी टोटल आपके पास कितनी मुद्रा है। वाई जो है वह है आपकी मौद्रिक आय। के जो है वह है आपके आय का वह भाग जो लोग मुद्रा के रूप में रखते हैं, यानी कि अपने पास जो अपने आय है उसको जो हम नकदी रूप में यानी तरल रूप में जो हम पैसों या नकदी के रूप में अपने पास जो मुद्रा अपने डेली यूज के लिए डेली खर्चे के लिए जो मुद्रा रखते हैं उसे हमने के से बताया है। इसी प्रकार से ए इक्वल्स टू है संपत्ति का कुल मूल्य, यानी हमारे पास जो संपत्ति है नकदी के रूप में और कुछ हमारे जो सॉलिड संपत्ति है जैसे हमारे प्लॉट्स हैं, जेवरात हैं, उस तरीके की जो संपत्ति है उसके उन दोनों ही संपत्तियों का जो कुल मूल्य है वो हमने अब उसको ए से बताया है। अब के डैश संपत्ति का वह भाग जो मुद्रा के रूप में हम रखते हैं। देखिए दो प्रकार से हम अपने पैसे को इकट्ठा करते हैं। एक तो होता है नकदी के रूप में जो हम डेली यूज में खर्च करते हैं जैसे अपने नोट, सिक्के आदि, और दूसरा जो होता है हमारे भविष्य के लिए कुछ चीज जोड़कर रखते हैं, जैसे हमने कोई भूमि खरीद ली है या हमने कुछ जेवरात बना लिए हैं या हमने कोई मकान खरीद लिया, कोई प्रॉपर्टी। तो ये सारी जो चीजें हैं वो हमारी संपत्ति का वह भाग है जो मुद्रा के रूप में अपने भविष्य के लिए रखते हैं। अब आप ये देखिए दूसरे समीकरण में मार्शल ने बताया है कि इन्होंने अपने समीकरण को दो भाग में बांटा। एक तो कौन सा है आपका जैसे के वाई कौन सा है आपका आय भाग। आय भाग से क्या मतलब है, जो पैसा हम डेली यूज में नकदी के रूप में हमारे पास में रखते हैं, कैश के रूप में जो हम पैसा अपने घरों में रखते हैं वो हमारा आय भाग है। और वहीं पर दूसरा जो भाग है वो है आपका संपत्ति भाग। संपत्ति भाग से जैसे मैं आपको पहले ही बता दिया, संपत्ति भाग से वह चीज जो हम भविष्य में अपने काम आने के लिए हमने कुछ प्रॉपर्टी बनाई है, जैसे हमने कोई मकान खरीदा है, प्लॉट खरीदे हैं या फिर कुछ जेवर वगैरह बना के रख रखे, तो जब ऐसा कोई हार्ड टेस्ट जो हम अपनी आगे भविष्य में यूज करेंगे उस चीज को हमने संपत्ति भाग के नाम से जाना। आगे चलकर मार्शल ने अपने समीकरण को जब दो भागों में बांटा था, आय भाग और संपत्ति भाग में, तो उन्होंने ये सोचा कि व्यवहार में जो हम डेली यूज में तो केवल अपने आय भाग को ही यूज में लेते हैं, तो इसलिए उन्होंने संपत्ति भाग जो था केवल अपने दूसरे समीकरण में उन्होंने अपने आय भाग को लिया और संपत्ति भाग को उन्होंने ज्यादा इंपॉर्टेंट ना समझकर उसको उन्होंने हटा दिया। तो आगे चलकर उनका समीकरण क्या बन गया आप देखिए, एम इक्वल्स टू के वाई, क्योंकि के डैश के को तो उन्होंने संपत्ति भाग को उन्होंने अपने समीकरण में से हटा दिया, क्योंकि अब वर्तमान में जो हम केवल आय भाग को अपने खर्चे के लिए यूज करते चलते। फिर हमारा नया समीकरण कौन सा हो गया आप देखिए इधर, एम इक्वल्स टू के वाई। मार्शल ने समीकरण को थोड़ा संशोधित किया और क्या कर दिया, एम इक्वल्स टू के वाई। अब हम इसका अंतिम और आखिरी भाग देखेंगे। देखिए तीसरा भाग, एम इक्वल्स टू के वाई। अब देखिए किसी वर्ष की कुल मौद्रिक आय उस वर्ष में कुल वास्तविक उत्पादन को तथा कीमत स्तर P का गुणनफल होता है। यानी कि इन्होंने जो बताया, जो हमारी मौद्रिक आय है जिसे हमने एम से वाई से बताया है, देखिए जो हमारी कुल मौद्रिक आय है जिसे हमने वाई से बताया वो किसका गुणनफलन है, यानी किसके ऊपर डिपेंड करता है, वास्तविक उत्पादन यानी कि जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं आउटपुट। दूसरा कीमत स्तर जिसको हमने P से बताया, तो y इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय O। अब n इक्वल्स टू मुद्रा की मात्रा, इसको हमने K और y की जगह क्या आ जाएगा, आपने हमारा समीकरण क्या n इक्वल्स टू के वाई है। आप देखिए तो n तो हमारा ये रहेगा, k हमारा ये रहेगा और y की जगह y को हमने क्या माना है, P डॉट O, तो y की जगह हमारा P डॉट O आ जाएगा, यानी n इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई बाय P मल्टीप्लाई बाय O। अब यहाँ पे हम जब इस समीकरण से हम सामान्य कीमत स्तर को निकालते हैं तो P हमारा कीमत स्तर बाहर आ जाएगा और P इक्वल्स टू m अपॉन K0 हमारा समीकरण हो जाएगा। किसके संदर्भ में